हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है फॉर CITS एंट्रेंस एग्जाम। उसी के अंतर्गत ये आज की आपकी 27वीं क्लास है। इससे पहले की 26 क्लासेस हो चुकी हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाकर सभी पहले की वीडियोस देख पाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और CITS से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, What is the effect if some slots in a split phase motor left out without winding after completion of concentric वाइंडिंग? यानी प्रभाव क्या होता है यदि आपकी संकेंद्रित वाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्प्लिट फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़े गए हैं। तो क्या होगी, मोटर आपकी नॉर्मली ही वर्क करेगी, मोटर पर आपका किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ द रेशियो इंटरफेरेंस कैन बी suppressed इन सेंट्रीफ्यूगल स्विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर? यानी जो सार्वभौमिक मोटर है जिसे यूनिवर्सल मोटर की कहते हैं, कि स्पीड कंट्रोल के लिए आपकी सेंट्रीफ्यूगल स्विच विधि में रेडियो व्यतिकरण या फिर इंटरफेरेंस को कैसे दबाया जा सकता है। तो ये है आपका क्वेश्चन। और कैसे रेडियो इंटरफेरेंस को आप दबा सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को सेंट्रीफ्यूगल स्विच के दोनों ओर कैपेसिटर को जोड़कर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है उसके दोनों ओर कैपेसिटर को जोड़कर या ऐड करके इस जो आपकी रेडियो इंटरफेरेंस है उसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है अब केंद्रीय स्विच के दोनों ओर संधारित्र को जोड़कर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट EMF फेज इन अ आइडियल अल्टरनेटर? यानी एक आदर्श अल्टरनेटर में EMF फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो आइडियल फेज की जो आइडियल अल्टरनेटर है उसके EMF पर फेज की गणना करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? E इज इक्वल टू 4.44 φ/FT। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर ई तो आपका EMF हो गया। फाई अगर पूछे कि फाई क्या डिनोट करता है, फाई तो यहाँ पर फ्लक्स पर पोल को डिनोट करता है। ठीक है, फ्लक्स पर पोल को इंडिकेट करता है। और इसकी अगर यूनिट की बात करें तो वेबर होती है इसकी यूनिट। एफ क्या इंडिकेट करता है? तो फ्रिक्वेंसी, एफ फ्रिक्वेंसी इंडिकेट करता है ऑफ इंड्यूस्ड EMF। फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। और टी यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ कॉइल्स इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉइल्स या फिर टर्न्स पर फेज। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। E इज इक्वल टू 4.44 φ/FT। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन एन अल्टरनेटर? यानी अल्टरनेटर में प्रेरित EMF की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है यहाँ पर? तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो होता है उसका यूज करते हैं EMF की डायरेक्शन को जानने के लिए। तो यहाँ से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अल्टरनेटर? यानी अल्टरनेटर का जो ये भाग है इस भाग को क्या कहते हैं? तो इसे आप क्या कहते हैं? सैलिएंट पोल रोटर कहते हैं। ठीक है, यानी मुख्य ध्रुव रोटर, सैलिएंट पोल रोटर। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the formula to calculate EMF equation and alternator? अब यहाँ पर EMF इक्वेशन जो आपका टोटल EMF इक्वेशन है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर E इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपका, ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला होता है टोटल EMF का 4.44 kd इंटू KC इंटू FT इंटू φm। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एफ क्या होता है? फ्रिक्वेंसी। टी आपका क्या होता है? नंबर ऑफ कॉइल्स होता है। फाई क्या है यहाँ पर? फ्लक्स पर पोल होता है। अगर हम बात करें केडी की, केडी क्या होता है यहाँ पर? केडी आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर
डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है KD, और KC क्या है यहाँ पर, पिच फैक्टर, पिच फैक्टर, ठीक है। तो E = 4.44 KD KC FT 5M, ये आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ द अल्टरनेटर्स आर रेटेड, यानी अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है, कैसे उसको उसकी रीडिंग निकाली जाती है, किस में, तो KVA में निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। किलोवोल्ट एम्पियर में जो अल्टरनेटर को रीडिंग निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किस सूत्र का यूज करते हैं, VNL - VFL अपॉन VFL इंटू 100। तो यहाँ पर VNL क्या है, VNL का मतलब क्या है, यहाँ पर वोल्टेज नो लोड, ठीक है, वोल्टेज आपका नो लोड कंडीशन में है। और VFL का मतलब क्या है, वोल्टेज आपका फुल लोड कंडीशन में है, ठीक है, फुल लोड। तो इससे आप अल्टरनेटर के परसेंटेज रेगुलेशन को निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the supply frequency of an alternator having 6 poles? पोल्स की संख्या कितनी है, 6 है। Runs at 1000 RPM, ठीक है, यानी हाँ जो 1000 RPM पर 6 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या है। तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होगा, NS = क्या होता है, 120 F/P, ठीक है। अब हमें यहाँ पर P दिया हुआ है, 6 पोल है, ठीक है, और F हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और NS कितना दिया है, 1000। तो यानी यहाँ से हमको F की वैल्यू निकालनी है। जब P को आप इधर ले आएंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NS × P/120। अब यहाँ पर आप सारी वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं। 1000 × P की वैल्यू कितनी है, 6 है, और अपॉन में 120। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपका F कितना निकल कर आ जाएगा, F जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपका F 50 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आप 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर 20 से अगर 1000 को आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 2 पोल्स एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। तो सेम चीज़ है, आपको यहाँ पर इस बार पोल की संख्या दे दी गई है और आपकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दे दी गई है, यानी यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सिंक्रोनस स्पीड निकालनी है। तो फॉर्मूला आपको वही लगाना है, NS = 120 F/P। फार्मूला हम इसलिए बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए। इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आपसे बनेंगे तो वो आप सॉल्व कर पाएँ। F की वैल्यू कितनी है, 50 हर्ट्ज दे रखी हुई है, और यहाँ से पोल की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ से NS की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ से NS की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 2 से इसको करेंगे तो 60 बार में कटेगा, 6 35 और 2 0, यहाँ पर 3000 RPM आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से C सही हो जाएगा, 3000 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट कंडीशन द लैम्प्स बिकम्स डार्क इन डार्क लैम्प मेथड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 अल्टरनेटर्स, यानी 2 अल्टरनेटर के समांतर संचालन के डार्क लैम्प विधि में लैम्प किस स्थिति में बुझ जाते हैं। लैंप आपके किस स्थिति में बुझ जाते हैं, जब वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाती है, तो लैंप इस कंडीशन में क्या होती है, बुझ जाती है अपने आप ही। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा, वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू कंप्लीट डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इन एन अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे
कर सकते हैं। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की भरपाई कैसे कर सकते हैं? फील्ड की उत्तेजना धारा में वृद्धि करके, यानी जो आपकी फील्ड एक्साइटेशन करंट है उसको इंक्रीज करके, उसकी वैल्यू को बढ़ाकर इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिंक्रोस्कोप, यानी सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या है यहाँ पर? तो सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या है? समानता के लिए सही तुरंत सही संकेत देने का कार्य करता है, यानी इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंट फॉर पैरेललिंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड्स डीसी टू द रोटर ऑफ अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम क्या है? तो ये क्या है? एक्साइटर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन अल्टरनेटर, यानी आपका अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? तो ये क्या करता है? रिड्यूस द हंटिंग इफेक्ट, यानी हंटिंग प्रभाव जो होता है उसको कम करने का कार्य करता है डैम्पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज सो टू बी सेटिस्फाइड बिफोर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर्स, यानी अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना होता है? तो यहाँ पर अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को आप सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है यहाँ पे? तो फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, यानी फेज अनुक्रम समान होना चाहिए इस कंडीशन में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर कनेक्टेड विथ अ सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज एट रेटेड वोल्टेज हैविंग 4 पोल्स, यानी यहाँ पर पोल की संख्या आपकी 4 दे रखी है और जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज है, और यहाँ पर हमें अल्टरनेटर की स्पीड फाइंड करनी है। तो वही फॉर्मूला NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन P। तो यहाँ से 120 F की वैल्यू 50 हर्ट्ज दे रखी है, P की वैल्यू यहाँ पर 4 है, पोल की संख्या 4 है। तो यहाँ से आप जब स्पीड को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ से 4 को 120 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। फिर से वही फॉर्मूला लिख देते हैं, NS इज इक्वल टू 120, F की वैल्यू कितनी है? 50, और पोल की संख्या कितनी है? 4 है। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर 30 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 50, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 30 इंटू 50 कितना आ जाएगा? 1500 RPM। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी निकल कर आ जाएगा, 1500 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंडीशन द 2 लैम्प्स बिकम्स ब्राइट एंड 1 लैम्प डार्क ड्यूरिंग पैरेललिंग ऑफ 2 अल्टरनेटर्स, यानी 2 अल्टरनेटर के समांतर होने के दौरान 2 लैम्प किस हालत में जलते हैं और 1 लैम्प आपका बुझ जाता है? तो ये किस कंडीशन में होता है? जब वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाती है। तो इस सिचुएशन में आपके 2 लैंप जलते हैं और 1 लैंप क्या होता है? बुझ जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट कॉजेज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर रिड्यूस इफ द लोड इंक्रीजेज, यानी यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, क्यों? तो आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग इन AC जनरेटर, यानी AC जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का मेन पर्पज क्या होता है? मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्रिवेंटिंग द हंटिंग इफेक्ट, और हंटिंग के प्रभाव को रोकता है। ये क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर का ये कौन सा प्रकार है? अल्टरनेटर का ये किस प्रकार का है? तो ये ब्रशलेस अल्टरनेटर है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का ब्रश यूज नहीं किया गया है, तो ये ब्रशलेस अल्टरनेटर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द स्पीड इन RPS ऑफ द 2 पोल
और 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर। तो यहाँ पर ध्यान आप दीजिएगा, हम स्पीड को हमेशा किस में निकालते हैं, आरपीएम में निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर किस में पूछा गया है, आरपीएस। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर मिनट, और आरपीएस का फुल फॉर्म क्या है, रोटेशन पर सेकंड। यानी यहाँ बस मिनट और सेकंड में डिफरेंस है। 1 मिनट बराबर आप जानते हैं कितना होता है, 1 मिनट बराबर आपका 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगी। अब यहाँ से हमें बस वही चीज़ सेम फॉर्मूला यूज करना होगा। एनएस हमें स्पीड फाइंड करना है, तो 120 इंटू F/P। आप सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, जो वैल्यू आपकी आरपीएम में निकल आके आएगी फिर उसको आप आरपीएस में चेंज कर पाएंगे। ठीक है, 120 इंटू फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी है, 50 हर्ट्ज दे रखी है। पोल कितना है, 2 पोल है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, ये 3000। ठीक है, आरपीएम में वैल्यू आ जाएगी। अब आरपीएम में ये आई है, इसको आरपीएस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें 60 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि आपकी क्या होती है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो 3000 आरपीएम में जब 60 से आप डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर 60 से डिवाइड करने पर 50। ठीक है, 50 आरपीएस। यहाँ पर बहुत से लोग गलती कर देंगे, आरपीएम में यहाँ पर 3000 निकाल देंगे और यहाँ पर 3000 देखेंगे और टिक कर देंगे, है ना, लेकिन नहीं है। आरपीएस में हमें वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर 60 से हमें ये जो आरपीएम वाली वैल्यू आई है उसको डिवाइड करेंगे, तब हमें आरपीएस में वैल्यू प्राप्त होगी। तो ये कितनी निकल कर आ गई, 50 आरपीएस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर, यानी घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा होता है, इसका क्या मतलब एडवांटेज आप कह सकते हैं, इसका क्या एडवांटेज है। तो ये क्या है आपका, दो स्लिप रिंगों की ही आवश्यकता होती है, चाहे इसमें कितने भी फेज हों, लेकिन आपका स्लिप रिंग कितनी ज़रूरत होगी, 2 स्लिप रिंग का ही ज़रूरत होगी। तो ये इसका एक प्रकार का एडवांटेज है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the effect in increasing the field excitation current in alternator, यानी अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है इस पर। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है आपका, ये आपका प्रिवेंट्स डीमैग्नेटाइजिंग, यानी विचलन को ये क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द कॉज फॉर हंटिंग इफेक्ट अल्टरनेटर्स, यानी अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या होता है। तो हंटिंग के प्रभाव का कारण अभी मैंने आपको बताया, ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन लोड में आपका निरंतर आपका उतार चढ़ाव हो रहा है, बदलाव हो रहा है, जिसके कारण हंटिंग इफेक्ट उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज इफ द लोड इज रिमूव्ड फ्रॉम एन अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर द वोल्टेज राइजेस फ्रॉम 480 टू 660, यानी 660। आपका पहले वोल्टेज कितना था, जब लोड अप्लाई था तो 480 वोल्ट था, जब वो आपने लोड को रिमूव किया तो कितना हो गया वोल्टेज, 660 वोल्ट हो गया। यानी यदि एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज आपका 480 वोल्ट से 660 वोल्ट तक बढ़ जाता है। वोल्टेज विनिमयन प्रतिशत में गणना कीजिए, यानी वोल्टेज रेगुलेशन हमें फाइंड करना है। और वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला अभी मैंने आपको क्या बताया था, वोल्टेज रेगुलेशन को आप कैसे डिनोट करते हैं, परसेंटेज आर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है VNL माइनस VFL अपॉन VFL, यानी वोल्टेज ये नो लोड है और जब लोड आपका नहीं अप्लाई हुआ है, और वोल्टेज फुल लोड यानी जब आपने लोड को हटा दिया है। ठीक है, वोल्टेज जब अप्लाई है तब ये वोल्टेज फुल लोड है, वोल्टेज नो लोड जब आपने लोड को हटा दिया है, और इनटू परसेंटेज में निकालना है तो 100 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। वैल्यू आप पुट कर दीजिए, VNL का वैल्यू कितना है, नो लोड 660, ठीक है, 660 माइनस VFL कितना है 480 वोल्ट, अपॉन में VFL 480 मल्टीप्लाई 100।
जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा, तो यहाँ से परसेंटेज आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। जब इस पूरे इक्वेशन को आप कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज आर की वैल्यू यहाँ पर सीधे से निकल कर आएगी 37.5%। इसको आप कैलकुलेट करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से 37.5% निकल कर आ गया वोल्टेज रेगुलेशन आपका। तो वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ 37.5%, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कन्वर्टर, यानी कन्वर्टर का नाम क्या है। इस कन्वर्टर का नाम क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, ठीक है। ये क्या है आपका, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कन्वर्टर, यानी इस कन्वर्टर का क्या नाम है। तो ये आपका रोटरी कन्वर्टर है, ठीक है। ये क्या है आपका, रोटरी कन्वर्टर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाई डीसी सप्लाई इज़ नेसेसरी फॉर सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है। तो सिंक्रोनस स्पीड के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है। रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर चलाने के लिए डीसी आपूर्ति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एक्ट्स एज बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर, यानी जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है वो क्या है। जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है तो सिंक्रोनस कन्वर्टर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर। इन्वर्टर का कार्य क्या है। इन्वर्टर का कार्य क्या होता है, कन्वर्ट डीसी टू एसी, यानी डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच कन्वर्टिंग डिवाइस कैन बी ओवरलोडेड, यानी कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है, उसके ऊपर अतिभार दिया जा सकता है। तो आपका रेक्टिफायर यूनिट जो होता है उस पर ओवरलोड दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाई एक्साइटर इज़ एसेंशियल टू रन अ सिंक्रोनस मोटर, यानी सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक होता है। एक्साइटर की आवश्यकता क्यों होती है सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए। तो रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर चलाने के लिए एक्साइटर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच एप्लीकेशन रिक्वायर्स ओनली डीसी, यानी किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता है। किस एप्लीकेशन को सिर्फ डीसी की आवश्यकता हो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए डीसी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई द एलईडी आर अवॉइडेड एज कन्वर्टर इन रेक्टिफायर डायोड्स, यानी दीप्तकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर के रूप में क्यों टाला जाता है। तो आपकी जो दीप्तकारी डायोड है, यानी आपका रेक्टिफायर डायोड है, इनमें एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों टाला जा रहा है। तो वेरी लो पावर डिवाइस, क्योंकि ये बहुत ही पावर कंजम्पशन इसका बहुत कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, यानी सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग यहाँ पर क्या होता है। तो ये पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस होता है। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, पावर फैक्टर करेक्शन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट, यानी मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। मोटर जनरेटर सेट क्यों एडवांटेज क्या होता है। डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल्ड, यानी डीसी आउटपुट वोल्टेज जो होता है उसको आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन अ सिंक्रोनस मोटर एट स्टार्टिंग, यानी शुरू में एक तुल्यकाली मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य
क्या होता है, तो ये प्रोड्यूस अ हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन अ कांस्टेंट इन स्पीड, यानी एक नियत गति बनाए रखने के लिए उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, ये इसलिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द सिंक्रोनस मोटर फेल्स टू रन एट सिंक्रोनस स्पीड, यानी सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड से क्यों नहीं चलती है। तो सिंक्रोनस मोटर्स आपकी सिंक्रोनस स्पीड से कब नहीं चलती है, जब ये इनसफिशिएंट एक्साइटेशन होता है, यानी एक्साइटेशन जो दिया जा रहा है वो इनसफिशिएंट है, तो मोटर आपकी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चलेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ द सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर, यानी सिंक्रोनस मोटर को जो है सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर है, उसको सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं उसका, तो रोटर एक्साइटेशन को बढ़ाकर, जो आपका रोटर एक्साइटेशन है उसको बढ़ा देंगे तो क्या होगा, मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी और वो कंडेंसर के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, वेरिंग द रोटर एक्साइटेशन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर, यानी तुल्यकाली मोटर में डैम्पर वाइंडिंग्स का कार्य क्या है। डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या होता है, स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर, यानी सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कन्वर्टर इज हैविंग हाई इफिशियंसी, कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है, किस कन्वर्टर की इफिशियंसी मैक्सिमम होती है। तो SCR कन्वर्टर जो होता है उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी सवाल, हाउ सिंक्रोनस मोटर वर्क्स एज पावर फैक्टर करेक्टर, यानी कैसे तुल्यकाली मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में कार्य करता है। तो कैसे करता है, वेरिंग द फील्ड एक्साइटेशन, आपकी फील्ड एक्साइटेशन जो है उसमें चेंजेस करके उसको बढ़ाकर इस जो आपकी सिंक्रोनस मोटर है उसकी पावर फैक्टर में आप सुधार कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।